प्रश्न नंबर 4 का क्या पार्ट है डियर स्टूडेंट हमारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, तो जो हमारी दोनों संख्या हमको दी जाती है सबसे पहले उन दोनों संख्याओं में हम तुलना करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूँकि 1032 बड़ा है 272 से। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप चरण बाय चरण करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चरण 1 है डियर स्टूडेंट, भाज्य बराबर 1032। इन दोनों संख्याओं में जो संख्या बड़ी होती है वह भाज्य का काम करेगी और जो छोटी संख्या होती है वो भाजक का काम करेगी। तो भाज्य बराबर 1032 तथा भाजक बराबर 272। भाजक बराबर 272 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है डियर स्टूडेंट, का प्रयोग करने पर। अब डियर स्टूडेंट, हमारी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है वो होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य हमारा कितना है 1032 बराबर भाजक कितना है डियर स्टूडेंट हमारे पास 272 गुणा, और भागफल हमको नहीं पता है तो हम क्या करते हैं यहीं पे इसी क्वेश्चन के बराबर में यहाँ पे इसको भाग कर देते हैं 272 से 1032 को। तो डियर स्टूडेंट 272 की टेबल 1032 पे 3 बार चल जाएगी। 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 3 दूनी 6 और 2 8। तो ये हो जाएगा, इधर से कैरी लेके 12 में से 6 घटा के 6, 2 में से घटा के 1 और 10 में से 8 घटा के 2। तो 216 हमारा शेषफल बच गया और हमारा जो भागफल है वो 3। तो 272 गुणा 3 और प्लस शेषफल कितना 216। ओके डियर स्टूडेंट, अब आपको जो यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है चरण 2 में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चरण 2 में भाज्य बराबर 272 तथा भाजक बराबर 216 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करने पर डियर स्टूडेंट चरण 2 में जो आपको बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि पहले चरण में जो हमारा भाजक था यह भाजक अगले चरण में भाज्य का काम करेगा, और जो पहले चरण में यानी कि चरण 1 में जो शेषफल बचा था वो अगले चरण में भाजक का काम करेगा। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपको बात याद रखनी है। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पता है कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है वो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होती है। तो इस वाले चरण में हमारा भाज्य कितना है 272 बराबर, और भाजक कितना है हमारा भाजक 216 गुणा। अब फिर हम इसको बराबर में भाग करके दिखाते हैं 216 से 272 को। तो डियर स्टूडेंट ये एक बार चल जाएगी 216, इधर से कैरी लेके 12 में से 6 गए 6
और 6 में से 1 गया 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जो 216 है वह अगले चरण में भाज्य का काम करेगा और 56 भाजक का काम करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 216 गुना भागफल हमारा 1 आया है और प्लस शेषफल कितना बचा है 56 यानी कि 56। तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं चरण 3। चरण 3 में भाज्य क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जो चरण 2 में हमारा भाजक था वह चरण 3 में हमारा भाज्य बन जाएगा। तो भाज्य बराबर 216 तथा भाजक बराबर, और भाजक क्या बन जाएगा जो शेषफल बचा था, शेषफल कितना 56। तो भाजक बराबर 56 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन में भाज्य कितना 216 बराबर भाजक 56 गुणा, भागफल ज्ञात करने के लिए हम फिर इसको भाग करके दिखाते हैं। यहाँ पे 56 से भाग करना है 216 को। तो डियर स्टूडेंट ये हमारी टेबल 3 बार चल जाएगी। 3 छंग 18, हासिल 1 लग जाएगा, 3 पंजे 15 और 1 16। इधर से कैरी लेके 16 में से 8 घटाए तो 8, यहाँ पे रह गया 0, इधर से कैरी लेके 10 में से 6 तो 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 48 हमारा शेषफल बच जाएगा जो अगले चरण में भाजक का काम करेगा। तो हमारा 56 गुणा भागफल कितना है 3 और प्लस शेषफल 48। ये प्रक्रिया डियर स्टूडेंट हम तब तक दोहराते रहेंगे जब तक हमारा जो ये शेषफल है ना 0 ना बच जाए। ठीक है, फिर चरण 4 में हम लिख सकते हैं चरण 4 में भाज्य बराबर कितना हो जाएगा 56, भाज्य बराबर 56 तथा भाजक बराबर 48, क्योंकि चरण 4 में डियर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं चरण 4 में भाज्य बराबर कितना 56 तथा भाजक बराबर जो शेषफल बच गया वह भाजक का काम करेगा। भाजक बराबर 48 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है डियर स्टूडेंट, का प्रयोग करने पर। तो हमारा भाज्य कितना है 56 बराबर 48 गुणा, और भागफल ज्ञात करने के लिए हम 48 से 56 को भाग करेंगे, 1 बार चल जाएगा 48, 16 में से 8 घटा के 8 हमारा शेषफल बच जाएगा। तो डियर स्टूडेंट भागफल कितना मिल गया हमको 1 और प्लस शेषफल कितना है 8। ओके, अब अगले चरण में जो 8 है वो भाजक का काम करेगा और जो 48 है वो भाज्य का काम करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चरण 5 में भाज्य बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, भाज्य क्या हो जाएगा 48 तथा भाजक बराबर, भाजक कितना हो जाएगा जो शेषफल बचा 8 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो डियर स्टूडेंट भाजक कितना है हमारा 48 बराबर
भाजक कितना है 8, भाज्य कितना हो गया डियर स्टूडेंट 48 और भाजक 8 गुणा, अब भागफल ज्ञात करने के लिए 8 से 48 को भाग करेंगे तो ये 6 बार भाग हो जाएगा, 8 छंग 48, तो जी शेषफल हमारा 0 बच जाएगा। तो भागफल कितना है डियर स्टूडेंट 6 और प्लस शेषफल कितना हो गया 0। तो डियर स्टूडेंट चूंकि r बराबर 0, r मतलब शेषफल रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तब हम कह सकते हैं, तब जो भी हमको संख्या दी गई थी स्टार्टिंग में 1032 और 272, इन दोनों का हमको HCF निकालना था। तो लास्ट में जो भी संख्या, ठीक है, पूर्णतः संख्या को डिवाइड कर देगी वही हमारा HCF कहलाएगी। तो हम लिख सकते हैं चूंकि r बराबर 0, तब 1032 तथा 272 का HCF 8 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो भी संख्या लास्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है ना, वही हमारा HCF कहलाएगी। ओके एवरीबॉडी, भाई माफ कर लिखिए डियर स्टूडेंट, जैसे आप सभी को पता है कि जो सकेंद्रीय वर्त होते हैं उन वर्तों में एक ही केंद्र होता है। ठीक है, मतलब एक केंद्र से अनेक वर्त खींचे जाते हैं तो वे वर्त सकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमको दिया गया कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त, ठीक है, ये हो गई 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त। फिर क्वेश्चन में बोला गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वर्त और इसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वर्त खींच लेते हैं जो सकेंद्रीय वर्त कहलाता है। ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर की दूरी। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये केंद्र हो जाएगा हमारा, इससे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ये वर्त हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि किसी बिंदु से एक रेखा की रचना कीजिए, ठीक है, उसकी लंबाई में आपका लिखिए। अब यदि हम देखें तो यहाँ से और ये वाली रेखा, ये तो हो गई पहले वर्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और यहाँ से ये हो जाएगी दूसरे वर्त की। तो हमको क्या करना है कि जो हमारे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बना हुआ है बाहरी, इसको हम बिंदु P से प्रेजेंट कर सकते हैं और ये हो जाएगा केंद्र O। तो इस बिंदु P से, ठीक है ना, इस वर्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो हम क्या करते हैं, जो OP रेखाखंड है हमारा, हम OP का समद्विभाजित करते हैं सबसे पहले। और समद्विभाजित कैसे करते हैं, इस OP के आधे से अधिक दूरी लेकर, ठीक है, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाते हैं। ठीक है, फिर बिंदु P से इन दोनों चापों को प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों चापों को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये चाप को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ये दोनों चाप एक दूसरे को, इन दोनों चापों को मिला देते हैं। ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु, इसको A मान लेते हैं, A पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, AO के समान दूरी लेकर एक वर्त खींचते हैं। एक वर्त खींचते हैं। जो ये वर्त खींचा जाएगा ये हमारे रेखाखंड OP, ठीक है ना, इन दोनों के सिरों को छू कर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो वर्त खींचा है ये वर्त पहले वाले वर्त को बिंदु B और C पर प्रतिच्छेद करेगा। फिर हम क्या करेंगे, बिंदु P से
बी को मिला देंगे, पी बी, ठीक है, और बिंदु पी से सी को मिला देंगे, जहाँ भी ये वर्त एक दूसरे को काट रहे हैं, इस प्रकार। ओके, पी सी, तो जो पी बी ये वाली रेखा और जो पी सी है ये दोनों रेखा, ये हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन में कहा गया यदि हम इन दोनों को मापे तो पी बी हमारी रेखा कितनी आएगी, 4.5 सेंटीमीटर की, और पी सी जो रेखा आएगी ये भी हमारी 4.5 सेंटीमीटर की आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, और हम सबको पता है कि यदि बाहरी बिंदु किसी बाहरी बिंदु से किसी वर्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वे दोनों समान होती है। ओके एवरीबॉडी, ओके कर दें। प्रश्न नंबर 5 का क्या पार्ट गले में क्या हो गया। प्रश्न नंबर 5 का क्या पार्ट है डियर स्टूडेंट। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हम मान लेते हैं हल में, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, पूर्णांक बराबर x + 1। चूँकि जो क्रमागत पूर्णांक होते हैं वे क्रम से आते हैं। जैसे 5 हो गया, पहला क्रमागत पूर्णांक यदि 5 होता है तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक उसमें 1 जोड़ के आएगा, जैसे 5 और 1 6। ठीक है, फिर प्रश्नानुसार अब डियर स्टूडेंट प्रश्न में क्या कहा गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो उनमें से पहला जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वो x हो गया और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारा x + 1 हो गया। अब प्रश्न में कहा गया है कि इनके वर्गों का योग, यानी कि पहले क्रमागत पूर्णांक का वर्ग और दूसरे क्रमागत पूर्णांक का वर्ग, और उनका योग कितना है 365। तो प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं x² + x + 1 का होल स्क्वायर। पहले क्रमागत पूर्णांक का वर्ग हो गया, दूसरे क्रमागत पूर्णांक का वर्ग हो गया, और इनका योग यानी कि प्लस बराबर कितना दिया है 365। ओके एवरीबॉडी, इसके बाद हम क्या करेंगे, x² प्लस, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और प्लस 2ab यानी कि 2x हो जाएगा, और बराबर कितना 365। ओके डियर स्टूडेंट, x² और x² ये हो जाएगा हमारा 2x² प्लस, और ये 2x + 1, और 365 इधर आके माइनस का 365 हो जाएगा बराबर 0। अब 2x² + 2x, 365 में से एक माइनस करेंगे तो माइनस का 364 बराबर 0 हो जाएगा। ओके एवरीबॉडी, अब इन तीनों संख्याओं में से हमारा 2 कॉमन आ सकता है, तो हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे x² + x और माइनस का 2 × 1 = 2, यानी कि 2 × 2 कितना रह गया 1, 16, 2 × 8 = 16 और 2 दूनी 4, यानी कि 182 पर डिवाइड हो जाएगा ये 2 से, तो ये हो जाएगा x² + x - 182 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 182 के ऐसे टुकड़े जिसको घटाकर 1 आ जाए। ओके, तो 182 के ऐसे फैक्टर क्या बनते हैं, टुकड़े क्या बनते हैं, गुणनखंड 14 और 13 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 14 - 13 और इंटू x -182 बराबर 0। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 14 की मल्टीप्लाई x में तो 14x - 13x और -182 = 0। ओके,
अब ये हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x चिन्ह प्लस, और यहाँ पे रह जाएगा 14। डियर स्टूडेंट, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, -13, जो भी चिन्ह यहाँ पे आता है वही हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, और 13। अब -13 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 13 से 182 को डिवाइड करेंगे तो ये 14 टाइम्स हो जाएगा बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 14 और ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, चूँकि x प्लस 14 बराबर 0, पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर, तो x प्लस 14 बराबर 0, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा -14, ठीक है। और अब ये दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर, तो चूँकि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि x बराबर 13, तो यदि x बराबर 13 तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम डियर स्टूडेंट, देखो चूँकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हमारा पूर्णांक आएगा वो ऋणात्मक होगा, इसलिए हम x बराबर -14 नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला पूर्णांक हो जाएगा x बराबर 13, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः पहला क्रमागत देवी तेने तो सारा इलाज। अतः डियर स्टूडेंट, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना हो जाएगा, 13। चूँकि जो 14 है वो माइनस का है, वो ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, इसलिए हम x की वैल्यू 13 लेंगे। तो पहला क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा हमारा 13। तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा हमारा 13 प्लस 1 बराबर 14, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। ओके एवरीबॉडी, प्रश्न नंबर 5 का ख पार्ट है, बिंदु -4 6 बिंदु O, क्वेश्चन में दिया ना बिंदु O, A -6 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात दिया है तो हमको m1 और m2 निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं, ये वाला सिरा A मान लेते हैं और ये वाला सिरा B। मैंने आपको बताया था कि जो बिंदु होता है, बिंदु O, तो जो बिंदु वर्ड होता है, बिंदुओं के बाद जो भी आपको बिंदु दिए जाते हैं, निर्देशांक दिए जाते हैं, वो एक तो आपके पहले सिरे का यानी कि -6 और 10, और जो बिंदु B है वो अंतिम सिरे का यानी कि 3 और -8, ये हो जाएंगे। बिंदुओं के बाद जो भी निर्देशांक दिए जाते हैं तो वे रेखाखंड के मतलब पहला सिरा और अंतिम सिरा, इसके निर्देशांक दिए जाते हैं, ठीक है। और बाद में जो बिंदु दिया जाता है, जिससे पहले बिंदु लिखा रहता है, वो इस रेखाखंड के बीच में आता है, तो इसको हम C बिंदु मान लेते हैं और इसके निर्देशांक -4 और 6 हो जाएंगे, ठीक है। बिंदुओं के बाद जो निर्देशांक होंगे वो पहला और अंतिम, ठीक है, और बिंदु जो होता है वो उस रेखाखंड के बीच में होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं चूँकि, और हाँ, हमको निकालना क्या है, रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, हमको अनुपात निकालना है। हमें पता है कि जो A से लेकर और C तक का अनुपात होता है हम उसको m1 से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और जो C से लेके B तक का अनुपात होता है हम उसको m2 मानते हैं। इसमें S को ऐसे एरो से प्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि x1 बराबर -6, बिंदु A के जो निर्देशांक है ये x1 और ये x1 हो जाएगा और ये y1, और ये x2 और ये y2 हो जाएगा, और ये जो बीच में बिंदु के निर्देशांक है इसको हम x और y मान सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, x1 का मान कितना हो जाएगा, -6, और इसी प्रकार x2 का मान कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे y1 का मान कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, और y2 का मान हो जाएगा हमारा कितना, -8, और जो बीच में बिंदु C के निर्देशांक है ये x बराबर हो जाएगा -4 और y बराबर हो जाएगा 6।
बीच में जो बिंदु आते हैं वे एक्स और वाई के होते हैं, और पहले सिरे पर और अंतिम सिरे पर जो बिंदु आते हैं वे x1 y1 और x2 y2 के होते हैं। अब चूंकि हम सभी जानते हैं कि जो x होता है वो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इस x की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 बराबर m1 का मान हमको नहीं पता तो यहाँ पे m1 आ जाएगा, गुणा x2 का मान कितना हमारे पास 3 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस m2 का मान हमको ज्ञात करना है तो ये सेम रहेगा, गुणा x1 का मान कितना हमारे पास -6, माइनस में है ना तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और बटे m1 और m2 इन दोनों का मान हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे m1 प्लस m2 सेम लिख देंगे। ओके, अपॉन में 1 मान के डियर स्टूडेंट इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m1 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो -4 m1, ठीक है, और प्लस m2 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो -4 m2 हो जाएगा बराबर, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई m1 में तो 3 m1 प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 6 m2। अब m1 वाले एक साइड कर लीजिए और m2 वाले एक साइड, तो ये हो जाएगा -4 m1 और ये 3 m1 इधर आके -3 m1 हो जाएगा बराबर, इधर -6 m2 लिखा है और इधर से ये जो m2 है -4 m2 इधर आके +4 m2 हो जाएगा। अब -4 m1 और -3 m1 ये कितना हो जाएगा -7 m1, चूँकि दोनों माइनस किया तो जुड़ जाएंगे बराबर, -6 m2 में से +4 m2 लेस करेंगे तो -2 m2 रह जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे m1 रह जाएगा, ये m2 बटे में आ जाएगा, चूँकि इधर m2 गुणा में है बराबर, इधर क्या रह गया 2 और इधर जो 7 था ये इसके बटे में चला जाएगा, तो हमारा जो अनुपात है m1 अनुपात m2 ये आ जाएगा 2:7, यही हमें निकालना था। ओके एवरीबॉडी, प्रश्न नंबर 5 का गैप पार्ट है डियर स्टूडेंट, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे आप सभी को पता है कि जब एक वस्तु को पिघलाकर कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उन दोनों वस्तुओं का आयतन बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन में हमको दिया गया है, चूँकि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु का गोला यानी कि गोले की त्रिज्या दी गई है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, इसको हम r1 से प्रेजेंट कर सकते हैं। r1 बराबर कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे बोला गया है पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन, यानी कि बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख सकते हैं तथा बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या डियर स्टूडेंट हम इसको r2 मान सकते हैं, बराबर कितनी 6 सेंटीमीटर। ओके, रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना हमको बेलन की ऊंचाई निकालनी है ना, तो बेलन की ऊंचाई को ही मान लेते हैं, माना बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, h सेंटीमीटर है। चूँकि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, इसलिए गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो हम लिख सकते हैं चूँकि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। जब एक वस्तु को पिघलाकर कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उन दोनों का आयतन बराबर हो जाता है। अब गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई। अब देखो गोले की त्रिज्या को हमने r1 माना है ना, तो यहाँ पे 4/3 पाई r1 का क्यूब हो जाएगा बराबर, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h, लेकिन बेलन की त्रिज्या क्या मानी है r2, तो पाई r2 का स्क्वायर h हो जाएगा। ओके एवरीबॉडी, अब पाई से पाई कट जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 4/3 गुणा r1 की पावर कितनी है 3 और r1 का मान कितना है r1 का 4.2, तो 4.2 गुणा 4.2
गुणा 4.2, हम इसको 3 बार लिख लेंगे चूँकि इसकी घात 3 है, बराबर। और R2 का स्क्वायर यानी कि 2 बार लिखी जाएगी, तो R2 कितनी आपके पास 6, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6 और गुणा H कितनी है, इसका मान हमको निकालना है, तो ये H हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट हमको H का मान निकालना है, तो जो ये 6 और 6 हैं ये दोनों कहाँ जाएंगे, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 4/3 गुणा 6, ये दोनों 6 यहाँ पे आ जाएंगे गुना, और जैसे यहाँ पे लिखा है 4.2, तो दशमलव हटा के हम इसको 42/10 गुना 42/10 लिख सकते हैं, और बराबर इधर क्या रह गया, H। ओके, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42, 3 1 जा 3 और 3 से काट लीजिए, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 14 पर कट जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 4 7 जा 28, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और 14 7 जा 98, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 10 × 10 यानी कि 1000 इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, H। अब 28 और 98 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आएगा, तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी 2744/1000 बराबर H। तो डियर स्टूडेंट आप सभी को पता है नीचे जितनी जीरो होती है दशमलव उतना ही अंक चलता है, तो ये 3 जीरो, तो दशमलव आ जाएगा हमारा 2.74, ठीक है, और 4 बराबर H, यानी कि H बराबर हो जाएगी 2.74 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः बेलन की ऊंचाई 2.74 सेंटीमीटर है, ये हमारा आंसर आएगा। ओके एवरीबॉडी, चलिए तो बना लो। देखो प्रश्न नंबर 5 का गृह पाठ है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ये हमको सारणी दी गई है, साक्षरता दर है प्रतिशत में 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95, और नगरों की संख्या जिसको हम बारंबार तभी कहेंगे, ये दी गई है 3, 10, 11, 8 और 13। तो इसी प्रकार की सारणी हम भी बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 5 का गृह पाठ। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमको दी गई है साक्षरता कितना दिया है, 45 से साक्षरता दर प्रतिशत में, गृह पाठ। तो साक्षरता दर प्रतिशत में डियर स्टूडेंट हमारी हो जाएगी 45 से 55, ठीक है, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, और हमको नगरों की संख्या दी गई है, नगरों की संख्या जिसको हम बारंबारता F से प्रेजेंट करेंगे। ये दी गई है 3, 10, 11, 8 और 13, तो 3, 10, 11, 8 और 13। फिर हम क्या निकालते हैं, हमसे पूछा गया है माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है, माध्य का मतलब x बार यानी कि समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा हमारा। देखो डियर स्टूडेंट आप सभी को पता है कि माध्य x बार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम मध्यमान निकालते हैं जिसको x से प्रेजेंट करते हैं। अब मध्यमान कैसे निकलता है, जो भी हमको वर्ग अंतराल दिया जाता है उन दोनों को जोड़कर उसका आधा करते हैं, तो 45 और 55 इन दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा 100, और 100 का आधा कितना होता है 50, तो मध्यमान x हमारा 50 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, 55 और 65 इन दोनों में कितने का अंतर है, 10 का। तो अब हम क्या करेंगे, इस 50 में 10 जोड़ देंगे, तो 50 और 10 कितना हो जाएगा 60, फिर 60 में 10 जोड़ देंगे 70, 70 में 10 जोड़ देंगे 80, 80 में 10 जोड़ देंगे तो 90, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये एक सौ ट्रिक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 45 और 55 100 हो गया, 100 का आधा 50 हो जाएगा, और 55 और 65 कितना हो जाएगा 120, और 120 का आधा कितना हो जाएगा 60, 65 और 75 कितना हो जाएगा 140, और 140 का आधा कितना 70, और 75 85 कितना हो जाएगा 160, 160 का आधा कितना हो जाएगा 80, और 85 और 95 कितना हो जाएगा 180, 180 का आधा कितना हो जाएगा 90, या फिर ऐसे कर सकते हो। ओके, इसके बाद हम निकालते हैं डी,
जिसको हम विचलन भी कहते हैं। डी का सूत्र होता है x माइनस ए। ओके डियर स्टूडेंट, अब x की वैल्यू तो आपके पास आ गई, लेकिन हमारे पास a नहीं है। ये जो a होता है हम इसको कल्पित माध्य कहते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं माना कल्पित माध्य a बराबर 70। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू में जो बीच का नंबर होता है, ठीक है, वो हमारा a का कार्य करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, किसका कार्य करता है? a का कार्य करता है। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट, मध्यमान x में की जितनी भी वैल्यू होती है हम इसमें से कल्पित माध्य किसी को भी मान सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि हम बीच का ही माने। ठीक है, लेकिन यदि हम बीच की वैल्यू मानते हैं तो इससे हमारा जो सॉल्यूशन होता है ना वो और भी इजी हो जाता है, इसलिए हम a की वैल्यू को 70 मान के चलेंगे। तो d बराबर x माइनस ए होता है। x की वैल्यू कितनी है? 50, और माइनस a की वैल्यू कितनी है? 70। तो 50 में से 70 घटा के हमारा माइनस का 20 बच जाएगा। और इसी प्रकार x की वैल्यू कितनी है अब हमारे पास? 60, और माइनस कितना करना है? a यानी कि 70। तो 60 में से 70 घटा के माइनस 10 रह जाएगा। फिर x की वैल्यू कितनी हो गई? 70, तो 70 में से 70 घटा के 0 रह जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो गई? 80, माइनस, और a की वैल्यू कितनी है? 70। 80 में से 70 घटा के 10 बच जाएगा। और फिर x की वैल्यू कितनी आ गई? 90, तो 90 में से 70 घटा के 20 बच जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारी d की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम निकालते हैं f इंटू डी। ठीक है, बारंबारता और विचलन इन दोनों की गुणा। अब हमको बारंबारता कितनी दी गई है? 3। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 3 की मल्टीप्लाई यदि हम 20 में करते हैं तो 3 गुणा माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 60। फिर 10 की गुणा किस में करेंगे? माइनस 10 में, तो 10 गुणा माइनस 10 बराबर कितना? माइनस का 100 हो जाएगा। 11 की गुणा किस में करेंगे? 0 में, तो 11 0 कितना हो जाएगा? 0। फिर 8 की गुणा किस में करेंगे? 10 में, तो 8 दाई 80 हो जाएगा। फिर 3 की गुणा किस में करेंगे? 20 में, तो ये हो जाएगा 20 तिये 60। ओके डियर स्टूडेंट, फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी एफडी आती है इसमें माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ लेते हैं और जो प्लस की संख्या होती है इनको अलग जोड़ लेते हैं। जैसे माइनस की दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़े तो 100 और 60 कितना हो गया? माइनस का 160 हो जाएगा। और प्लस वाली संख्या कितनी हो गई? 80, और 60 कितना हो गया? 140। अब माइनस की तो हो गई 160 और प्लस की संख्या हो गई हमारी 140, तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? 160, इसलिए माइनस में आंसर आएगा। 160 में से 140 घटाएंगे तो 20 बच जाएगा। तो जो हमारा एफडी है तो सिग्मा एफडी हमारा आ जाएगा -20। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कल्पित माध्य ए कितना हमारा? 70। ओके, और जो सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ यानी कि बारंबारताओं का योग, ये हमारा कितना है? 35। यदि आप इन सब को जोड़ोगे तो 35 आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, और सिग्मा एफ डी कितना फाइंड किया आपने? -20। ओके, अब जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारा जो समांतर माध्य होता है एक्स बार, वो क्या होता है? एक्स बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये लघु विधि से होता है। ओके, अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a की वैल्यू 70, तो यहाँ पे हो जाएगा 70 प्लस सिग्मा एफ डी हमने कितना फाइंड किया था? -20। ये रहा सिग्मा एफ डी कितना है डियर स्टूडेंट? -20। ठीक है, और सिग्मा एफ हमने कितना फाइंड किया था? 35, तो सिग्मा एफ हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 70 प्लस माइनस माइनस 20 बटे 35। डियर स्टूडेंट, दोनों को 5 से विभाजित कर लेंगे हम। 5 चौक 20 और 5 सते 35, तो ये हो जाएगा 70 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4/7 अपोन में 1 मान के 1 और 7 कलसियम कितना आएगा? 7, तो 7 की गुणा 70 में जाएगी तो ये हो जाएगा 490, और माइनस यहाँ पे कितना आएगा? 4। 490 में से पहले 4 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा? 486 बटे में 7। 7 से 486 को भाग करेंगे तो ये 69.42 आएगा। तो डियर स्टूडेंट, एक्स बार की वैल्यू हमारी आ जाएगी 69.42 आंसर। ओके, ये हमारा माध्य आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का क्या पार्ट है डियर स्टूडेंट? इसमें लिखा है सभी खंड कीजिए। 6 का क्या पार्ट? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो हम ये दोनों संख्या मान लेते हैं। कैसे? 6 का क्या पार्ट? माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y, तो ये वे दोनों संख्या हो गई। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है?
प्रश्न में बोला गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। वर्गों का अंतर है ना, तो पहली संख्या क्या है x, तो x का वर्ग हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या है y, तो y का वर्ग हो जाएगा। अंतर बोला गया है इसलिए चिन्ह माइनस आ जाएगा। और बराबर दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया गया है क्वेश्चन में 180, तो बराबर 180 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, समीकरण 1 हो जाएगी। फिर प्रश्न में बोला गया है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे छोटी संख्या कितनी थी हमारी y, है ना, छोटी संख्या कितनी थी y, तो y का वर्ग। बड़ी संख्या क्या थी हमारी x, बड़ी संख्या हमने x मानी थी ना, बड़ी संख्या x का मतलब गुणा, 8 गुना है, तो यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर 8x हो जाएगा, समीकरण 2। फिर हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इस वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ही रही, तो हम यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 8x। तो यहाँ पे शुरू में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या लिखा है वाई स्क्वायर, लेकिन वाई स्क्वायर की जगह हमें क्या लिखेंगे 8x, तो यहाँ पे 8x हो जाएगा बराबर के बाद कितना 180। ओके, 180 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। डियर स्टूडेंट, आप सभी देख रहे हो कि ये एक द्विघात समीकरण बन गई, ठीक है। तो हम इसके फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड। तो 180 के ऐसे टुकड़े, 180 के ऐसे टुकड़े जिसको घटाकर यहाँ पे जो चिन्ह होता है उसी चिन्ह के हिसाब से हम देखते हैं अपने फैक्टर को। यदि यहाँ पे प्लस है तो गुणनखंड जोड़ के आएगा, और यदि यहाँ पे माइनस है तो वो घटा कर आएगा। तो 180 के ऐसे टुकड़े जिसको घटाकर 8 आ जाए, तो हमारे फैक्टर हो जाएंगे 18 और 10, 18 और 10 हो जाएंगे। 18 और 10 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180, और 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे ये केवल 8 लिखा है, x का गुणांक जो 8 है, इस 8 की जगह अपने फैक्टर को लिखते हैं 18 माइनस 10, क्योंकि 18 में से 10 घटाकर अब भी तो 8 ही बचेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10, और ये जो x है ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, x माइनस का 180 बराबर 0। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर इस माइनस की गुना 18 में और x में करेंगे, तो माइनस का 18x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 की x में तो 10x हो जाएगा, और माइनस 180 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है x, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x, क्योंकि यहाँ पर x की कितनी पावर थी 2, एक पावर तो बाहर आ गई, एक पावर अंदर रह जाएगी, चिन्ह माइनस। और यहाँ पे लिखा है 18x, x तो बाहर गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 18, तो ये x माइनस 18 हो जाएगा। चिन्ह यहाँ पे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे 10, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा डियर स्टूडेंट x, और चिन्ह किसका माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और 10 से 180 को भाग करेंगे तो 18 पर हो जाएगा, और बराबर 0। डियर स्टूडेंट, अब ये दोनों ब्रैकेट कैसे हो गए, दोनों सेम हो गए। इन दोनों सेम ब्रैकेट में से हम केवल एक ब्रैकेट लेते हैं, तो x माइनस 18, और जो दूसरा ब्रैकेट है ये बाहर वाली वैल्यू से बनता है। यहाँ पे बाहर क्या है x, और यहाँ पे क्या है प्लस का 10, तो नया ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं x माइनस 18 बराबर 0 करते हैं, चूंकि x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18, तो x का मान 18 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये रही हमारी वाई स्क्वायर बराबर 8x। ओके, जा कहाँ इसका दूसरा पार्ट, ऐसे रोक तो दे पहले। अब वाई स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना 18, ठीक है, चूँकि समीकरण 2 है वाई स्क्वायर बराबर 8x,
एक्स की जगह कितना आ जाएगी वैल्यू 18। तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना 18, 18 8 144। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144। और हम सबको पता है कि जो 144 होता है वो 12 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग हो जाएगा। और इस वर्ग को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्गमूल करने पर तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, लेकिन काट कर मत दिखाना। तो यहाँ पे वाई बराबर हो जाएगा 12। ओके, अतः हम कह सकते हैं कि जो बड़ी संख्या है वो 18 हो जाएगी तथा छोटी संख्या 12 हो जाएगी। क्योंकि बड़ी संख्या को हमने x माना था और x की वैल्यू कितनी आई थी 18, और छोटी संख्या को क्या माना था y, तो y का मान कितना आया 12। अतः बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12। ओके एवरीबॉडी। प्रश्न नंबर 6 का ख पाठ है डियर स्टूडेंट, दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये आकृति हमको दी गई है ए बी सी डी, ये एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और इसमें ये 4 वर्त बने हैं और ये बाकी जो है ये साइडेड, ये छायांकित भाग है जिसका मान हमें निकालना है। ओके, तो हम क्या करते हैं 6 के ख पार्ट में ए बी सी डी, तो जो हमारा ए बी सी डी ये वर्ग है, ठीक है। अब इस वर्ग की भुजा हमको ए सी कितनी दी गई है 14। चूँकि हम सभी को पता है कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो ए सी, सी डी, डी बी और बी ए ये सब 14-14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, लेकिन यदि आप थोड़ा ध्यान दो तो जो हमारा ये वर्त है, ये एक वर्त बना हुआ है, इसका जो ये व्यास है और ये जो दूसरा वर्त बना है इसका ये व्यास है। यदि हम इन दोनों वर्तों के व्यास को मिला दें तो ये एक वर्ग की भुजा के बराबर हो जाता है। यानी कि इन दोनों वर्तों का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो एक वर्त है, एक वर्त का व्यास कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, और दूसरे वर्त का भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 और 7 को जोड़ के 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको व्यास तो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, लेकिन व्यास का आधा करेंगे तो हमको क्या मिल जाती है व्यास वर्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये वर्त बने हैं इन वर्त की जो रेडियस है वो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं चूंकि वर्ग ए बी सी डी की भुजा बराबर कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर, तब वर्त का व्यास कितना हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि दोनों वर्तों के व्यास को मिलाकर, ठीक है ना, वर्ग की भुजा के बराबर होता है और वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये एक वर्त का व्यास आ जाएगा। ठीक है ना, तब तथा वर्त की त्रिज्या, यदि हम त्रिज्या निकालेंगे जिसको हम 8 से परसेंट करेंगे ये हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। और जैसे कि डियर स्टूडेंट हमको क्या निकालना है, ये छायांकित भाग निकालना है जो ये सैडेड किया हुआ है। तो हम सभी जानते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा वर्त का क्षेत्रफल। इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन 4 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, माइनस 4 गुणा वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और डियर स्टूडेंट भुजा कितनी दी गई है 14, तो 14 गुणा 14 माइनस ये 4 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा, और आर की वैल्यू कितनी दी गई है आर की 7/2, पावर कितनी है 2, तो ये 2 बार लिखा जाएगा 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कट जाएगा और इस 2 से ये 1 बार कट जाएगा और ये 4 2 बार, और इस 2 से ये 1 बार कट जाएगा और इस 2 से ये भी 1 बार कट जाएगा। 14 तो 14 और 14 की मल्टीप्लाई करके 196 आ जाएगा और 22 की और 7 की गुणा करके 154 आ जाएगा। 22 7 154, 196 में से 154 को घटा के ये 42 बच जाएगा। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। स्क्वायर इसलिए आया चूँकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है। ओके डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 7 का क्या पाठ है डियर स्टूडेंट, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है 10/x + y
प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 और 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। डियर स्टूडेंट, जैसे आप सभी को पता है कि यदि x और y बटे में होते हैं तो हम उसको मान के करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 1 और 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2 समीकरण 2। ठीक है। अब माना देखो समीकरण 1 में और 2 में जो हर है यहाँ पे x प्लस वाई है और यहाँ भी x प्लस वाई है, तो इन दोनों में x प्लस वाई कॉमन है। ठीक है, तो जो हर कॉमन होता है समीकरण 1 और 2 में हम उसी को मानेंगे। तो माना 1/x प्लस वाई बराबर a मान लिया तथा यहाँ पे क्या है x माइनस वाई और नीचे भी x माइनस वाई तथा 1/x माइनस वाई बराबर b। ओके डियर स्टूडेंट, तब समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी 10a, क्योंकि बटे वाली संख्या को हमने क्या माना था a, तो ये 10a हो जाएगी प्लस, और यहाँ पे बटे वाली संख्या को क्या माना था b, तो ये 2b हो जाएगी क्योंकि ऊपर 2 लिखा है नीचे b बराबर कितना 4। यदि हम इन सब में से 2 से कॉमन ले लें, मतलब 2 से भाग कर दे, तो यहाँ पे 5a प्लस b और बराबर 2 दूनी 4, ये हो जाएगी समीकरण 3। ओके डियर स्टूडेंट, तथा हमारी जो समीकरण 2 है वो हो जाएगी 15 और बटे वाली संख्या को हमने क्या माना था a, तो ये 15a माइनस और ये हो जाएगी 5b बराबर -2। ओके, अब हम क्या करते हैं समीकरण 3 व 4 को हल करेंगे। तो हम देखते हैं कि समीकरण 3 और 4 में b की वैल्यू को सेम कर लेते हैं। यहाँ पे b के साथ कुछ नहीं है, लेकिन समीकरण 4 में b के साथ कितना है 5, तो समीकरण 3 में हम किससे 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 5 से गुणा करने के बाद ये भी 5b हो जाएगा और ये भी 5b, इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 3 में 5 से गुणा करने पर तथा समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर। जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि समीकरण 3 में तो जो 5b आएगा वो प्लस का हो जाएगा और समीकरण 4 में जो 5b आएगा वो माइनस का, और यदि एक वैल्यू प्लस की होती है और एक माइनस की होती है तो हम उसको जोड़ते हैं, क्योंकि जोड़ने पर संख्या के चिन्ह नहीं बदलते। तो हम क्या करेंगे समीकरण 3 में 5 से गुणा करेंगे, तो 3 करो 5 से गुणा, 5 पंजे 25a, और यहाँ पे 5 में b की गुणा करेंगे तो प्लस का 5b बराबर, और 5 दूनी 10। ओके डियर स्टूडेंट, और समीकरण 4 को इसके नीचे लिख देंगे, ये सेम उतार देंगे, 15a माइनस 5b बराबर -2, और जैसे कि हमने लिखा था जोड़ने पर, तो इस समीकरण के चिन्ह नहीं बदलेंगे, 5b से 5b कट जाएगा, 25 और 15 कितना हो जाएगा 40a बराबर कितना, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8। यदि हम यहाँ से a का मान निकालें तो a बराबर हो जाएगा 8/40, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 और 40 5 बार कट जाएगा, तो a का मान 1/5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे a का मान समीकरण 3 में रख देंगे। अब डियर स्टूडेंट, जैसे समीकरण 3 क्या है आपकी 5a प्लस b बराबर 2। अब a का मान कितना है आपका 1/5, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1/5 प्लस b बराबर 2, 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस b बराबर कितना 2, और a किधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस, तो b बराबर 2 माइनस 1, तो कितना रह जाएगा 1, तो b का मान कितना आ जाएगा 1 और a का मान कितना 1/5। लेकिन डियर स्टूडेंट, चूंकि a को तो हमने क्या माना था 1/x प्लस वाई, ओके, और a का मान कितना 1/5 बराबर 1/x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 5, इसको मान लेंगे समीकरण 5। और डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार हमने b को क्या माना था 1/x माइनस वाई, ठीक है, और b का मान कितना आया 1, तो अपन में 1 मान लेंगे बराबर 1/x माइनस वाई, इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1, इसको हम समीकरण 6 मान लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब समीकरण 5 व 6 को हल करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर। क्यों, क्योंकि डियर स्टूडेंट समीकरण 5 और 6 में y यहाँ पे किसका है प्लस का और यहाँ पे y किसका है माइनस का, ठीक है, हमें y की वैल्यू सेम करनी है, ठीक है ना, तो इसलिए हम समीकरण 5 व 6 को जोड़ देंगे। ओके, समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 5, और ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1।
समीकरण 6, तो y से y कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर 5 और 1 6, 2 से 2 कहाँ जाएगा 6 के बटे में, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 3। अब x का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 5 क्या है हमारी, समीकरण 5 डियर स्टूडेंट हमारी है x प्लस वाई बराबर 5, तो हमको x की जगह कितना रखना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस वाई बराबर 5, और 3 इधर जगह किसका हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर 5 माइनस 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर आएगा। ओके डियर स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 7 का क्या पार्ट का थोड़ा का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो वर्षों में दी गई है का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कहते हैं उल्टा, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है जो भी हमें ज्ञात करना होता है हम उसी को मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे रहमान की वर्तमान आयु को मान लेंगे। और आपको ये भी पता है कि जो पूर्व होता है, पूर्व में आयु माइनस होती है और पश्चात में आयु प्लस होती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन करते हैं। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, चूँकि आयु वर्षों में दी गई थी तो इसलिए हम रहमान की वर्तमान आयु को x मान लेंगे, ठीक है। और 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 3 वर्ष, क्योंकि आप सभी को पता है कि पूर्व में जो आयु होती है वो घट जाती है। तथा फिर क्वेश्चन में बोला गया था कि 5 वर्ष पश्चात, तो हम लिख लेंगे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, पश्चात का मतलब जुड़ना, यानी कि ये जुड़ जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष। ओके डियर स्टूडेंट, प्रश्नानुसार जैसे हमको प्रश्न में दिया गया था कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी थी x माइनस 3, और इसका व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x माइनस 3। इसी प्रकार 5 वर्ष पश्चात आयु कितनी थी x प्लस 5, और इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x प्लस 5। डियर स्टूडेंट, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि x प्लस 5 का अपोजिट यानी कि उल्टा 1/x प्लस 5 कैसे हुआ, या x माइनस 3 का अपोजिट 1/x माइनस 3 कैसे हुआ। तो हम बताते हैं आपको, जैसे आप सभी को पता है जिस संख्या के अपोन में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 5 के बटे में 1 मान लेंगे, और जब इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और x प्लस 5 नीचे हो जाएगा, इसलिए x माइनस 3 का व्युत्क्रम 1/x माइनस 3 हो जाएगा और x प्लस 5 का व्युत्क्रम 1/x प्लस 5 हो जाएगा, और इन दोनों व्युत्क्रमों का जो योग है वो हमको 1/3 दिया गया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे x माइनस 3 और x प्लस 5 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में ये दोनों ब्रैकेट आ जाएंगे और x प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो ये x प्लस 5 हो जाएगा और प्लस, ठीक है, x माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये x माइनस 3 हो जाएगा, और नीचे ये दोनों ब्रैकेट बराबर 1/3। अब डियर स्टूडेंट, सेम वेरिएबल के साथ जुड़ जाता है, इसलिए x और x कितना हो जाएंगे 2x, और 5 में से 3 घटा के कितना रह जाएगा प्लस का 2, ओके, और अपॉन x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा, फिर माइनस 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो माइनस 15 हो जाएगा बराबर 1/3। ओके, यहाँ पे 2x प्लस 2 सेम रहेगा, बटे यहाँ पे x स्क्वायर अकेला है तो x स्क्वायर रह जाएगा, और 5x में से 3x घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 2x रह जाएगा, और माइनस 15 बराबर 1/3। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इनकी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 की गुणा जब 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और इस द्विघात समीकरण की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का
15। ओके, अब हम क्या करेंगे, 6x और 6 इन दोनों को इधर लेके जाएंगे तो ये दोनों किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ये द्विघात समीकरण तो सेम रहेगी, x² + 2x माइनस का 15 ये तो सेम हो गई, और ये 6x इधर आके माइनस हो गया और ये प्लस का 6 इधर आके -6 हो जाएगा बराबर 0। ओके, अब सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ जोड़ लेते हैं या फिर घटा लेते हैं। तो x² से अकेला था तो सेम हो जाएगा। अब 2x और माइनस का 6x इन दोनों को लेस करेंगे तो -4x। 15 और 6 दोनों माइनस के हैं ना, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 15 और 6 माइनस का 21 हो जाएगा बराबर 0। अब ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण में फैक्टर करते हैं, इट मीन्स गुणनखंड। तो 21 के ऐसे टुकड़े जिसको घटाकर 4 आ जाए। तो 21 के ऐसे फैक्टर बताइए जिसको घटाकर हमारा 4 आ जाए। 7 × 21, यदि हम 7 में से 3 घटा दे तो 4 बच जाता है। ओके, और 7 और 3 की गुणा कर दे तो 21 आएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस 4 की जगह हम लिखेंगे 7 - 3। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस ब्रैकेट में 7 -3 और बाहर x - 21 बराबर 0। अब डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा x² माइनस की गुणा 7 में करेंगे और फिर x में, तो ये हो जाएगा -7x माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 3 की x में तो 3x और माइनस का 21 बराबर 0। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, x², इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, x। ओके, तो यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे रह जाएगा -7 प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3। तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस और यहाँ पे रह जाएगा 3 × 7 21, 7 आ जाएगा और बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, इन दोनों में से हम केवल एक ब्रैकेट लिखेंगे x - 7 और दूसरा ब्रैकेट ये बार वाला आ जाएगा x + 3 बराबर 0। चूँकि x - 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7, तो x का मान 7 आ जाएगा। हम ये प्लस वाला ब्रैकेट नहीं लेंगे, क्यों, चूँकि यदि हम x + 3 बराबर 0 करते हैं, ठीक है, तो 3 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और जो आयु होती है आयु वो माइनस में नहीं आती, इसलिए +3 वाला ब्रैकेट हम नहीं लेंगे। तो हमारी x का मान कितना आ जाएगा, 7। तो हम लिख सकते हैं अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। ओके एवरीबॉडी, ये हमारा आंसर आएगा। हेलो गाइस, प्रश्न नंबर 6 के गृह पाठ की रचनाएं। डियर स्टूडेंट, चरण नंबर 1, सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था जिसका केंद्र O है। चरण 2, केंद्र O से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचा। केंद्र O से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बाह्य वृत्त खींचा था। ठीक है डियर स्टूडेंट। चरण नंबर 3, केंद्र O से बाह्य बिंदु P को मिलाया। केंद्र O से जो बाह्य बिंदु P था, ठीक है, इसको मिलाया, यानी कि OP को मिलाया। समद्विभाजित रेखा, चरण 5 में समद्विभाजित रेखाखंड OP को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है। जो समद्विभाजित रेखा है ये वाली, ठीक है, ये रेखाखंड OP को बिंदु A पर समद्विभाजित करती है। चरण नंबर 6, OA के समान दूरी लेकर एक वृत्त खींचा। AO या OA के समान दूरी लेकर A को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा था। ठीक है ना। चरण 7, दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु B व C पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये पहला वृत्त और ये जो वृत्त ये वाला खींचा था AO को केंद्र मानकर, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। चरण 8, PB व PC को मिलाया। जो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं तथा इन स्पर्श रेखाओं की माप 4.5 सेंटीमीटर है। PB व PC को मिलाया और यही वे दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है वो 4.5 सेंटीमीटर। ओके एवरीबॉडी।